Hello everyone. In this chapter, we are going to study the chapter Delhi 12th to 15th century. 12th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक दिल्ली कैसे बना, आज तो हम उसे इंडिया की कैपिटल के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत पहले ऐसा नहीं था। तो कब दिल्ली ने ये अपनी आगे बढ़ने की स्पीड शुरू की, ये सब जानकारी आपने चैप्टर 2 में पढ़ा कि कावेरी डेल्टा बिकेम द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम, और दिल्ली कब इम्पोर्टेंट बना? 12th सेंचुरी में। इम्पोर्टेंट सिटी बना, कैपिटल नहीं, इम्पोर्टेंट सिटी बना। अब एक टेबल आपको यहाँ पर दिखेगी, इसमें बहुत सारे ये दिए हुए हैं डायनेस्टीज। तो ये तोमर और चौहान के समय में इम्पोर्टेंट सिटी बना, और जिन्होंने भी दिल्ली के ऊपर शासन किया वो सारी डायनेस्टी यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनको आप ज़रूर याद करें। कौन कौन सी डायनेस्टी थी, कौन कौन के रूलर्स थे, किंग्स थे, और कब से कब तक उन्होंने राज्य किया। ये आपको आगे की क्लासेस तक भी काम आने वाली बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। खैर, अब हम देखते हैं कि दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ ए किंगडम। अब कैपिटल कब बनी? अंडर द तोमर राजपूत्स हु वर डिफीटेड इन द मिडल। लेकिन इन्हें डिफीट कर दिया, हरा दिया किसने? अजमेर के चौहान्स ने, जिन्हें चहमान्स कहा जाता था 12th सेंचुरी में ही। और इसके बाद जब ये तोमर और चौहान के अंडर में था, दिल्ली एक इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर बन गया, बिजनेस का सेंटर बन गया। यहाँ बड़े बड़े जैन मर्चेंट्स शहर में रहने लगे, उन्होंने बहुत सारे टेम्पल बनवाए, और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उन्होंने सिक्के भी यहीं पर ढलवाना शुरू किया, बनवाना शुरू किया। मिंटेड का मतलब है सिक्के बनवाना, जिन्हें कहा जाता था दिल्ली वाली, से याद रखिए, और इनका बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन था। अब दिल्ली कैपिटल कैसे बनी? वो कैपिटल तो तोमर और चौहान के उसमें भी थी, वो कैपिटल जिसने कि बहुत बड़े एरिए को कंट्रोल किया इस सब कॉन्टिनेंट के, वो था जब दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। ये कौन सी सेंचुरी में हुआ? 13th सेंचुरी में ये हुआ, यानी कि इम्पोर्टेंट सिटी बन गया था 12th में, लेकिन 13th सेंचुरी में ये एक ऐसी कैपिटल बनने के रास्ते पर आगे बढ़ा जिसने कि पूरे सब कॉन्टिनेंट के बड़े बड़े एरियाज़ को, बहुत बड़े एरिया को कंट्रोल किया। दिल्ली सुल्तान्स ने बहुत सारे सिटीज़ बनाए इस एरिया में, जिनमें था दिल्ली एक कोना, सिरी और जहाँपनाह। ये आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं, ये सिरी है, ये जहाँपनाह है, ये दिल्ली एक कोना है, ये कुतुब मीनार, सब ये दिल्ली में है। इसके बाद ये टेबल मैंने आपको बताया, इसको ज़रूर याद करिए। अंडरस्टैंडिंग दिल्ली अंडर द सुल्तान। अब सुल्तान के समय में दिल्ली कैसी थी उसको हमें समझना है। बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर। हिस्ट्री को तारीख के नाम से जाना जाता है, सिंगुलर नंबर में, त्वारीख प्लूरल नंबर में जाना जाता है। पर्शियन लैंग्वेज में, वो लैंग्वेज जो दिल्ली सुल्तान की राजकाज की भाषा थी। 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर हैं। हिस्ट्रीज को तारीख जाना जाता है या त्वारीख पर्शियन लैंग्वेज में, और पर्शियन लैंग्वेज दिल्ली सुल्तान्स की शासन की राजकाज की भाषा थी। अब जो त्वारीख, अब हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को तो कोई लिखेगा ना, तो हिस्ट्री के ऑथर कौन थे? बड़े पढ़े लिखे लोग, विद्वान, जैसे सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स, कोर्टियर, दरबारी। ये क्या करते थे? ये घटनाओं को याद करते थे जो भी दरबार में, राज्य में होती थी, और अपने रूलर्स को, अपने राजाओं को गवर्नेंस के बारे में कि शासन कैसे करें और कैसे, कौन सा रूल इम्पोर्टेंट है उसको कैसे लागू करें, इस पर सलाह देते थे। अब इसके बाद इसमें जब हम तारीख के बारे में पढ़ते हैं तो ये कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हमें याद रखनी चाहिए। जो तारीख के ऑथर्स थे वो सारे शहरों में रहते थे। सेकंड थिंग, इनमें से गांव में कोई नहीं रहता था। सेकंड थिंग, वो अपनी हिस्ट्री जो यानी कि तारीख इस उम्मीद से लिखते थे कि सुल्तान उन्हें रिवार्ड देगा, तो नेचुरली तारीफ ही करेंगे, प्रशंसा करेंगे।
दीज ऑथर्स एडवाइज रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर। और वो अपने शासकों को, राजाओं को सलाह देते थे कि वो एक जो आदर्श सोशल ऑर्डर है उसको लागू रखें, यानी कि बर्थ राइट। बर्थ राइट क्या होता है? बर्थ राइट वो अधिकार जो आपको अपने जन्म की वजह से मिलते हैं, यानी कि जो एक राजा है तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अगर कोई दरबारी है तो दरबारी का बेटा ही दरबारी बनेगा, क्योंकि जन्म से उसे ये अधिकार मिल गया। जेंडर डिस्टिंक्शंस, यानी कि वो मेल को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते थे, फीमेल को नहीं। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की ये चीज़ आपको जेंडर डिस्टिंक्शन वाली यहाँ ज़्यादा समझ में आएगी एग्जाम्पल से। इल्तुतमिश की बेटी, सुल्तान इल्तुतमिश थे 1236 में, उनकी बेटी रजिया सुल्तान बन गई। और उस समय के जो क्रॉनिकलर यानी कि हिस्टोरियन थे जिनका नाम था मिनाज सिराज, आपने पहले भी इनके बारे में पढ़ा है, उन्होंने ये बात तो मानी कि रजिया ज़्यादा एबल समर्थ थी, क्वालिफाइड भी थी अपने भाइयों से, लेकिन उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि वो रूलर के रूप में, क्वीन के रूप में उनके उस पर राज्य करें। उन्होंने कई बार उसे हटाने की कोशिश करी और आखिर में वो 1240 में उसको हटा ही दिया गया। मिनाजे सिराज लिखते हैं, थॉट दैट क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड, कि भगवान ने ये रूल बनाया है कि मेल ही राज्य करें। और उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं, अब यहाँ पर और रजिया के बारे में बातें लिखी गई हैं। रजिया ने अपने बारे में जो इंस्क्रिप्शन थे, इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? पत्थरों पर लिखी हुई बातें, जिक्र किया था कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। उनके समय में ही 1262 से 1289 तक एक रुद्रमा देवी हुई है ककातिया डायनेस्टी की वारंगल में। वारंगल आज आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, आंध्र प्रदेश जो स्टेट है। रुद्रमा देवी ने अपना नाम ही चेंज कर लिया था इंस्क्रिप्शन पर, और ऐसे वो किया था जैसे कि वो मैन हो, विमेन नहीं है। एक और दूसरी गिनती दिद्दा, वो कश्मीर में उनका शासन था 980 से लेकर 1003 तक। उन्होंने भी ये टाइटल, उनका इंटरेस्टिंग था, और वो कहती थी कि उनका जो ये सारी उन्होंने दिद्दा रखा है, ये दीदी या बड़ी बहन, दीदी कहते हैं बड़ी बहन को, उससे लिया गया है। और ये नेचुरली उन्हें नाम उनकी सब्जेक्ट प्रजा के द्वारा प्यार से दिया गया था। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, खलजीज और तुगलक के राज्य में कैसा था। यहाँ पे आप देखेंगे कि तुगलक और खलजी के समय में, rather than appointing as aristocrat and landed chieftains as governors, the early Delhi sultan, especially Iltutmish, favored their special slaves। ये इंपॉर्टेंट बात थी। अभी तो आपने बर्थ राइट वाली बात पढ़ी कि जो जिस में जन्म हुआ राजा का बेटा राजा और गवर्नर का गवर्नर, लेकिन यहाँ इसके विपरीत दिल्ली में जो सुल्तान थे इल्तुतमिश, वो स्लेव्स को, गुलामों को ज़्यादा पसंद करते थे, जिन्हें बंदागन कहा जाता था पर्शियन लैंग्वेज में। ये केयरफुली ने बड़ी सावधानी से ट्रेनिंग दी जाती थी, और बड़े जो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट ऑफिसेस थे उनमें काम करने की, और ये डिपेंडेंट थे। ये इम्पोर्टेंट बात ये है, ये अपने मालिक पर इंडिपेंडेंट न चाहिए, गुलाम तो मालिक पर डिपेंडेंट होगा। तो सुल्तान इन पे भरोसा कर सकता था और ट्रस्ट भी करता था इनको। सुल्तान जो कहता था वही वो करते थे। खलजीज ने और तुगलक्स ने कंटिन्यू टू यूज बंदागन, उन्होंने बंदागन को यूज करना यानी कि स्लेव को यूज करना जारी रखा। एंड ऑल्सो रेज पीपल ऑफ हम्बल बर्थ, और जो छोटे मोटे परिवारों में लोग आए थे उनको भी आगे बढ़ाया, जिन्हें कि क्लाइंट कहा जाता था। अब क्लाइंट किसे कहते हैं लिखा है, कोई भी वो व्यक्ति जो दूसरे के प्रोटेक्शन में, दूसरे की सुरक्षा में रहता हो, वो उसका क्लाइंट कहलाता है। तो उन्होंने क्लाइंट को, जो छोटे मोटे परिवारों में हुए थे, उन लोगों को बड़ी बड़ी ऊंची पोजीशन तक उठाया ऊपर, उन्हें जनरल्स बनाया, गवर्नर्स बनाया। तो इस प्रकार से एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई, क्योंकि नेचुरली जो राजा से गवर्नर और थे वो हट गए, उनकी जगह स्लेव्स बन के गवर्नर आ गए, तो जो पहले वाले थे वो तो नाराज होंगे होंगे ना।
स्लेव्स और क्लाइंट्स दोनों ही अपने मालिक के प्रति बड़े वफादार होते थे, लेकिन वो उनके उत्तराधिकारी नहीं थे। एक गुलाम का बेटा जो गुलामी होगा वो ऐसे नहीं कि वो उसी पोजीशन पे जाएगा, क्योंकि बर्थ राइट वाला तो उन्होंने वो ख़त्म ही कर दिया था। तो ये भी आगे फिर विद्रोह करने लगे। द पैटर्नोज ऑफ दिस हम्बल पीपल बाय द दिल्ली सुल्तान ऑल्सो शॉक्ड मैनी इलाइट्स। इससे इलाइट, इलाइट का मतलब होता है जो बड़े परिवारों के लोग होते हैं, अरिस्टोक्रेट्स। और जो तारीख के ऑथर्स थे, उन्होंने दिल्ली सुल्तान की वजह से बड़ी आलोचना करी फॉर अपॉइंटिंग द लो बेस बोर्न टू हाई ऑफिस, कि उन्होंने लो फैमिलीज में पैदा होने वाले लोगों को बड़े बड़े ऑफिस तक आगे बढ़ाया। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार, जो कि एक वाइन बनाने वाले थे, उन्हें अपॉइंट किया। एक फिरोज हज्जाम थे, वो नाई थे। एक मन का तब्बाक था, वो रसोइया था। और 2 गार्डनर थे, लद्दा एंड पीरा। इन्हें बड़ी ऊंची एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट तक पहुंचा दिया। जियाउद्दीन बरानी था, जो कि मिड 14th सेंचुरी के क्रॉनिकलर थे, रिपोर्टेड देयर अपॉइंटमेंट एज ए साइन ऑफ सुल्तान लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट। उन्होंने कहा, जियाउद्दीन बरानी ने, कि सुल्तान का जो ये एक्ट था, ये जो फैसला था इतने छोटे लोगों को बड़ी बड़ी पोजीशन तक पहुंचाने का, ये उनकी इस बात का प्रतीक था, उन्हें रूल करने की क्षमता उनमें नहीं है, यानी कि योग्यता नहीं है। इसके बाद पहले सुल्तानों की तरह से खलजी और तुगलक जो मोनार्क थे, मोनार्क किंग को कहते हैं, आप जानते हैं, उन्होंने भी मिलिट्री कमांडर अपॉइंट किए गवर्नर के रूप में। और ये लैंड, यानी कि जो लैंड होती, जो ज़मीन होती थी, उसे तो इक्ता कहते थे, और उनके होल्डर को जो उन पे उन्हें अपॉइंट किया, उन्हें इक्तादार कहा जाता था या मुक्ति कहा जाता था। अब मुक्ति की ड्यूटी क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद करिए। मुक्ति की ड्यूटी क्या थी? टू लीड मिलिट्री कैंपेन। क्योंकि ये कौन थे, ये यहाँ पे ये आपको अगर बात याद है तो ये आपके काम आएगी, कि मिलिट्री कमांडर को उन्होंने नियुक्त किया था। एक तो उनका काम था कि मिलिट्री कैंपेन चलाना, अपने इक्ता में, अपने एरिया में जो ज़मीन उन्हें दी है उसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। और इन एक्सचेंज ऑफ फॉर द मिलिट्री सर्विस के बदले मुक्ति कलेक्टेड द रिवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट एंड सैलरी। तो मुक्ति थे, वो अपने एरिया से रिवेन्यू यानी कि टैक्स इकट्ठा करते थे, जिससे वो अपने सोल्जर्स को सैलरी देते थे। कंट्रोल ओवर मुक्ति वाज मोस्ट इफेक्टिव। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। मुक्तिज जो भी ये ऑफिसर थे, बहुत इफेक्टिव कंट्रोल था इनका। इफ़ देयर ऑफिस वाज नॉट इनहेरिटेबल, अगर वो इनहेरिटेबल ना होता, एंड इफ दे वर असाइंड इक्ताज फॉर ए शॉर्ट पीरियड टाइम, अगर थोड़े समय के लिए उन्हें दिया जाता। जो सर्विस की कंडीशंस थी वो बड़े कठोरता से, रिगरसली का मतलब था कठोरता से, लागू की गई थी अलाउद्दीन खलजी के समय में और मोहम्मद तुगलक के समय में। कैसे? कि उन्होंने अकाउंटेंट अपॉइंट किए कि वो रिवेन्यू कितना इकट्ठा कर रहे हैं उसको चेक करने के लिए, जो भी मुक्ति कलेक्ट कर रहे थे। केयर वॉज टेकन दैट मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्स प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट, कि मुक्ति उतना ही टैक्स इकट्ठा करेंगे जितना कि स्टेट ने डिसाइड किया है। प्रिस्क्राइब का मतलब डिसाइड किया है। एंड और वो उतनी ही सोल्जर्स की संख्या को रखेंगे जितनी की कही गई है उन्हें सुल्तान के द्वारा। एज द दिल्ली सुल्तान ब्रोड द इंटरलैंड ऑफ द सिटीज़ अंडर देयर कंट्रोल, जैसे जैसे दिल्ली सुल्तान सिटीज़ के हिंटरलैंड मेन एरिया को अपने कंट्रोल में लेके आए, तो उन्होंने लैंडेड चीफेंस को, यानी कि जिन्हें लैंड दी गई थी, सामंता अरिस्टोक्रेट जो रिच लैंडलॉर्ड थे, उन्हें कहा कि वो उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करें। अंडर अलाउद्दीन खलजी द स्टेट ब्रोड द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर हिज कंट्रोल। अलाउद्दीन खलजी सारी लैंड के असेसमेंट को अपने अंडर में ले आए थे। जो लोकल चीफेंस थे, उनका जो अधिकार था कि वो टैक्स लगाएंगे, यानी कि जो बड़े बड़े जमींदार थे वो टैक्स लगाते थे, उसे कैंसिल कर दिया। अब सुल्तान डिसाइड करता था, न कि जो जमींदार थे वो।
और उल्टे उनसे जो लैंडलॉर्ड थे उनसे कहा गया कि वो खुद टैक्स पे करें। सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर्स मेजर द लैंड, और पहले लैंड की नपाई नहीं हुई थी, अब जो एडमिनिस्ट्रेटर सुल्तान के थे ये, उन्होंने लैंड को नापा। कैप्ट केयरफुल अकाउंट्स, उसका हिसाब किताब रखा। सम ऑफ द ओल्ड चीफियन लैंडलॉर्ड सर्व द सुल्तान, जो पुराने चीफियन थे, कुछ लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने सुल्तान के अंडर में रिवेन्यू कलेक्टर के रूप में काम किया और असेसर्स यानी कि जो मेजरमेंट किया उसके रूप में काम किया। अब वो 3 प्रकार के टैक्स उन्होंने लगाए। कल्टीवेशन के, जो खेती जितनी पैदावार होगी उस पर टैक्स लगेगा, जिसे कहते थे खराज। ये पीजेंट की पैदावार का, प्रोड्यूस का लगभग 50% तक होता था। कितने एनिमल्स हैं उस पर टैक्स लगता था, हाउसेज पर टैक्स लगता था। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, यहाँ ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान, कि दिल्ली सुल्तान के अंडर में दिल्ली के आसपास का तो इलाका था, लेकिन जो दूर के थे वो उनके कंट्रोल से बाहर थे। क्योंकि डिस्टेंट प्रोविंसेस जैसे बंगाल है, उनको कंट्रोल करना दिल्ली में बैठ के बहुत ही मुश्किल था, वो तुरंत ही इंडिपेंडेंट हो जाते थे। गंगेटिक प्लेन में भी, यानी कि जो गंगा का बनाया प्लेन उसे गंगेटिक प्लेन कहते हैं, देयर वर फॉरेस्टेड एरियाज, यहाँ फॉरेस्टेड एरिया था, यानी कि जिसमें जंगल ही जंगल थे। दैट सुल्तान फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट, सुल्तान की सेना उनमें भी घुस ही नहीं सकी। लोकल चीफियंस, इसलिए जो लोकल सरदार थे उन्होंने अपना रूल इन रीजन्स में बना लिया, और इसीलिए कभी कभी तो रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दीज एरियाज, कभी कभी वो इनमें अपना कंट्रोल जबरदस्ती बनाते तो थे, लेकिन केवल थोड़े समय के लिए, थोड़े समय वो खुद फिर से इंडिपेंडेंट हो जाते थे। अब इब्न बतूता हुए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए इसको, जो कि 14th सेंचुरी के ट्रैवलर थे, पहली बात ये। दूसरी बात ये, वो मोरक्को से आए थे, मोरक्को अफ्रीका में है। उन्होंने चीफियंस के बारे में लिखा है, इसे आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद चंगेज खान के अंडर में मंगोलों ने, यानी कि मंगोल था चंगेज खान, उन्होंने ट्रांसओक्सियाना, इसे कैसे पढ़ेंगे, ट्रांसओक्सियाना, जो कि नॉर्थ ईस्ट ईरान में है, 1219 पे अटैक किया, और बाद में फिर दिल्ली पे भी इसका असर हुआ। दिल्ली सल्तनत फेस देयर ओन सलाट सून आफ्टर, इसके बाद यहाँ उन्होंने नरसंहार किया। मंगोल अटैक्स ऑन द दिल्ली सल्तनत इंक्रीज, लेकिन मंगोलों के अटैक दिल्ली सल्तनत में और बढ़ गए जब अलाउद्दीन खलजी का राज्य था और मोहम्मद तुगलक का शुरुआती राज्य था। दिस फोर्स द टू रूलर्स। अब इससे क्या इफेक्ट हुआ इसका, जब अटैक बढ़े तो इन दोनों रूलर्स ने बड़ी स्टैंडिंग आर्मी बनाना शुरू कर दिया। पहले क्या था, ये उनसे लेते जो मिलिट्री कमांडर बनाए थे, जिनको लैंड दी थी, अब इन्होंने अपनी आर्मी बनाई, विच पोज ए ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज, जिससे कि बहुत ज़्यादा राजकाज के सामने, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। द सुल्तान इन द 15th and 16th सेंचुरी। अब हम 15th और 16th सेंचुरी के सुल्तान के बारे में पढ़ते, वो 12th वालों के बारे में पढ़ रहे थे। आफ्टर द तुगलक, द सैयद एंड लोधी डायनेस्टीज रूल्ड फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526 तक इन्होंने राज्य किया। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, एंटायर साउथ इंडिया, ये सब बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे। इन पे इन दिल्ली सल्तनत के जो दिल्ली सुल्तान थे कोई कंट्रोल नहीं था। वो एस्टेब्लिश फ्लोरिशिंग से, जिनके बड़े प्रोस्पेरस कैपिटल सी और बड़े फलते फूलते प्रोग्रेसिव स्टेट थे। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड विच सो द एमरजेंस ऑफ न्यू डलिंग ग्रुप्स, इसमें नए रूलिंग ग्रुप्स भी आए, जैसे कि अफगान्स और राजपूत्स। कुछ स्टेट ने इस पीरियड में थे तो स्मॉल, लेकिन वो बड़े पावरफुल थे। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में बताया शेर शाह सूर, जिसने 1540 से लेकर 1545 तक राज्य किया। ये इसने शुरुआत कैसे की थी, बिहार में इसके ये अंकल के लिए छोटी सी उनकी टेरिटरी थी, वहाँ मैनेजर थे ये शेर शाह सूर।
और इसने क्या किया कि मुग़ल एम्परर हुमायूं को चैलेंज किया और उसे हरा भी दिया। इसका राज्य था 1530 से लेकर 1540 तक और फिर 1555 से लेकर 1556 तक हुमायूं का। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर दिल्ली कैप्चर कर ली और अपनी डायनेस्टी शुरू कर दी, जिसे स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। सूर डायनेस्टी ने 15 ईयर्स तक राज्य किया, 1540 से लेकर 1555 तक। इसने उसी एडमिनिस्ट्रेशन को, उसी राजकाज के तरीके को लागू किया जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द मॉडल, और ये इतना एफिशिएंट था कि जो इसने एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया था उसे बाद में महान बादशाह अकबर ने, जिन्होंने 1556 से लेकर 1605 तक राज्य किया, उन्होंने एक मॉडल के रूप में फॉलो किया जब उन्होंने मुग़ल एम्पायर की स्थापना करी, उसका निर्माण किया। तो इस प्रकार से आपने इसमें 12th और 15th सेंचुरी के जिन्होंने दिल्ली पर रूल किया उन राजाओं के बारे में पढ़ा। आई होप कि लेसन समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताया कीजिए। इससे मुझे आगे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं तुम्हारे लिए और अच्छी वीडियो बनाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।